एपिसोड 8। सिद्धार्थ को एकदम से लाइट नॉवल लिखने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने सोचा, पहले यह तो देख लूं कि आजकल लोग किस तरह के उपन्यास ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो उसने इंटरनेट पर इस दौर के सबसे मशहूर उपन्यासों के बारे में खोजबीन शुरू कर दी। उसे याद आया कि फैंटेसी मॉल में, जहां वो पहले था, वहां लाइट नॉवलों के पूरे कलेक्शन मौजूद थे और खूब चलते थे। उसने सोचा कि अगर वो एक फैंटेसी पॉइंट खर्च करे तो वो किसी एक लाइट नॉवल को अपने दिमाग में एकदम ताज़ा कर सकता है, मतलब जैसे अभी अभी पढ़ा हो। फिर वो अपनी खास प्रतिभा का इस्तेमाल करके जो उसे लाइट नॉवल लिखने में मिली है उसे कागज पर उतार सकता था। उसने मन में सोचा कि आजकल लोगों को आंसू बहा देने वाली कहानियां ही याद रहती हैं, वरना कौन 2-4 साल बाद किसी एनिमे की कहानी याद रखता है। उसने सोचा कि किसी नॉवल को याद रखने के लिए फैंटेसी पॉइंट्स खर्च करना बहुत सही रहेगा, पर उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उसने सोचा कि जब बाकी लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वहां एसीजी कल्चर इतना बेकार क्यों होता है, और वो लोग आराम से किसी और के काम की थोड़ी बहुत चोरी करके करोड़ों फैंस बना लेते हैं। और तो और उन कहानियों के हीरो तो जन्म से ही ड्रैगन जैसे गुण वाले होते हैं और अपनी ताकतों से पूरी एसीजी दुनिया बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि जब वो यहां आया तो ये साफ साफ एसीजी कल्चर का जमाना था। सिद्धार्थ को हर चीज बड़ी सावधानी से खोजनी पड़ रही थी। उसे डर था कि कहीं उसने गलती से कोई ऐसी किताब लिख दी जिस पर किसी ने झट से चोरी का इल्जाम लगा दिया तो वो उसे झेल नहीं पाएगा। चोरी के इल्जाम में तो उसे जेल भी हो सकती थी। साहित्यिक चोरी करना इतना आसान नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ ने थोड़ी और खोजबीन की। उसे पता चला कि फैंटेसी मॉल में जो लाइट नॉवलों का पूरा कलेक्शन था वो इस दुनिया में मौजूद नहीं था। यहां तो कुछ और ही तरह के नॉवल चल रहे थे। सबसे ज्यादा बिकने वालों में लव मेट्रोनोम, फैंटेसी डेमन स्वॉर्ड और डार्क फेरी ऑफ बर्स्टिंग फ्लेम्स जैसे नाम थे। ये वो काम थे जिनके बारे में सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं सुना था। वो सोचने लगा, वाह, यहां तो हर कोई टैलेंटेड है। मुझ जैसा ट्रांसमिग्रेटर कैसे जिंदा रहेगा। इन तीनों किताबों की बिक्री देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। इनकी बिक्री उसके पिछले जन्म में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों से भी कम नहीं थी। शुक्र था कि उसके पास फैंटेसी मॉल की प्रतिभा थी, वरना सिद्धार्थ को अकीहाबारा में सबसे ज्यादा बिकने वाले मंगा को आजमाना पड़ता। आखिरकार दुनिया में मंगा तो बहुत सारे थे, और ये कहना कि ट्रोल करने वालों की संख्या कम थी, ये तो सिर्फ दिखावा था। अब आगे क्या? सिद्धार्थ ने अपने फोन पर 2 नाम देखे और उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। ये 2 नाम थे हितेश और हेरोमांस। ये दोनों अकीहाबारा के सबसे ज्यादा बिकने वाले मंगा आर्टिस्ट थे। वो मन ही मन बोला, धत तेरे की अकुया, तुम भी यहां हो, वो कैसे जिंदा रहेगा। वो फिर बोला, हाँ, तुम दोनों कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए छोड़ दूंगा और बाकी तुम्हें 200-300 रुपए दिए जाएंगे। सिद्धार्थ इस दुनिया के 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले मंगा आर्टिस्ट के बारे में सोचकर हैरान था। उसने सोचा कि कहीं वो अपनी मंगा वाली प्रतिभा के लिए अपने बाकी बचे फैंटेसी पॉइंट्स का इस्तेमाल न कर ले, और उसने कुछ वक्त के लिए मंगा जैसी फेसलेस मून और नाइट ऑफ हार्वेस्ट को बनाने का आइडिया छोड़ दिया। फिलहाल लाइट नॉवल लिखना ही सबसे सही लग रहा था। सिद्धार्थ ने थोड़ी खोजबीन की और पाया कि इस दुनिया में 3 बड़े पब्लिशर थे, डेंकी, फुजिकी, कादोकावा और फुजिकी। ये तीनों लगभग एक जैसे ही थे, बस उनकी शैलियां अलग अलग थीं। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने। उसने सोचा, चलो देखते हैं कि किस वेबसाइट पर सबसे बड़ा प्राइज कॉन्टेस्ट चल रहा है। सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए रुका और फिर तीनों वेबसाइटों की ऑफिशियल वेबसाइट देखने लगा। बिग प्राइज एक जापानी शब्द था, जैसे चीन में क्यूइडियान नाम की एक वेबसाइट थी। जहां वो पहले गया था वहां एक लिटरेरी कॉन्टेस्ट होता था। ये कॉन्टेस्ट टैलेंटेड और नए लोगों के बीच होता था। आखिर में एक विजेता चुना जाता था और उसे कैश प्राइज मिलता था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सिद्धार्थ आखिर में देंगे की बुनको की वेबसाइट पर रुका। देंगे की बुनको का बड़ा प्राइज कॉन्टेस्ट देखकर सिद्धार्थ खुश हो गया। ये कॉन्टेस्ट इस साल के नए किंग को चुनने के लिए था। लेखकों को अपनी रचनाएं देंगे की बुनको के हेड ऑफिस में भेजनी होती थीं। अगर वो कॉन्टेस्ट पास कर लेते
तो उन्हें 50,000 येन मिलते थे। बाकी के लिए उन्हें साल के आखिर तक इंतजार करना होता था ताकि पता चल सके कि असली नया किंग कौन है। 50,000 येन चीन के 3,000 युआन से ज्यादा होते थे। साल के आखिर में 1 मिलियन येन 60,000 युआन से ज्यादा होते थे। और तो और, नए किंग को मिलने वाला इनाम बिक्री से मिलने वाले पैसे से अलग होता था। ये तो बस एक मुफ्त का इनाम था। असल में डेंगे की बुनको नए लोगों के लिए बेहतर था। सिद्धार्थ बहुत खुश था। उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए वो जाहिर तौर पर डेंगे की बुनको को चुनना चाहता था। इस तरह अगर वो रिव्यू पास कर लेता तो उसे 50,000 येन मिल जाते, जिससे उसकी एक बड़ी मुश्किल हल हो जाती। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ को अपने दोस्त अर्जुन की याद आई, जिससे वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए मिला था। अर्जुन ने बताया था कि वो एक मशहूर ब्लॉगर है। सिद्धार्थ को लगा कि वो डेंगे की बुनको के कुछ एडिटर्स को जानता होगा। उसने सोचा, पहले ये तो देख लूं कि किस तरह की रचनाएं चल रही हैं। जब मेरे 30,000 शब्द हो जाएंगे तो मैं अर्जुन से पूछूंगा। फिर वो मन ही मन बोला, सिस्टम स्टोर खोलो और लाइट नॉवलों को खोजो। उसने अभी अभी एक नजर डाली थी। इस दौर में लाइट नॉवलों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए गेम ज्यादा चल रहे थे, और तो और कुछ युवा रोमांस वाली कहानियां भी थीं। फिर उसे क्या स्ट्रैटोस अनंत है नाम की एक किताब दिखी। ये उनके पिछले जन्म में भी बहुत मशहूर थी, पर सिद्धार्थ को ये उतनी पसंद नहीं आई। इसकी वजह ये थी कि हरम होने के अलावा इसकी कहानी बोरिंग थी। इसके मशहूर होने की वजह ये थी कि उस दौर में कोई भी ऐसा नहीं था जो सीधे ऐसे आदमी के बारे में उपन्यास लिखेगा जो हरम शुरू करने के लिए एक महिला स्कूल में आया था। इस लेखक ने अपनी जान पर खेलकर एक आदमी के लिए हरम बनाया था। और तो और, मंगा लेखक का स्टाइल बहुत अच्छा था और प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया था। इसी वजह से ये इतना मशहूर हुआ। पर सिद्धार्थ ने पहले ही ऐसे कई उपन्यास देखे थे जिनमें हरम शुरू करना शामिल था। अगर वो इसे निकाल भी लेता तो भी अपने पिछले जन्म की तरह मशहूर होना मुश्किल था। आखिरकार सिद्धार्थ को सिस्टम स्टोर में एक लाइट नॉवल मिली जो उसे पसंद आई। वो मन में बोला, एक्सीलरेटेड वर्ल्ड के लिए एक्सचेंज करो। उसका एक फैंटेसी पॉइंट गायब हो गया और सिस्टम स्टोर में एक्सीलरेटेड वर्ल्ड उपन्यास एकदम से सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। एक्सीलरेटेड वर्ल्ड उपन्यास की एक जानी पहचानी याददाश्त सिद्धार्थ के दिमाग में भर गई। एक्सीलरेटेड वर्ल्ड उसके पिछले जन्म में बहुत मशहूर उपन्यास था। कुछ लोगों को यह इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि इसका हीरो एक मोटा ओटाकू था, पर जो लोग इसे पढ़ सकते थे उन्हें पता था कि ये एक बेहतरीन कृति थी। सिद्धार्थ को यह बहुत पसंद था। और तो और, इसकी गेम वाली सेटिंग डेंगे की बुनको के साथ बहुत मिलती जुलती थी। शायद ये इस दुनिया में भी बिक्री का चमत्कार कर सकती है। उसने देखा कि फूड डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, तो उसने अपने फोन से एक खास राइटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और लिखना शुरू कर दिया। लाइट नॉवलों की याददाश्त और उपन्यास लिखने की अपनी प्रतिभा की वजह से सिद्धार्थ दूसरों के मुकाबले बहुत तेजी से लिख पा रहा था, क्योंकि वो कहीं अटक नहीं रहा था। उसे 3,000 से ज्यादा शब्द लिखने में ज्यादा देर नहीं लगी। तभी किसी ने कहा, स्टूडेंट, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम कौन हो? जैसे ही सिद्धार्थ ने लिखने के लिए अपना सिर झुकाया, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाया और सामने का सीन देखकर वो हैरान रह गया। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसने सफेद रंग की छोटी बाजू वाली स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। बेज रंग की छोटी स्कर्ट ने उसके खूबसूरत फिगर को दिखाया था। सफेद मोजे ने उसे बहुत मासूम लुक दिया था। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी गर्दन लंबी थी और उसका प्यारा चेहरा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उस खूबसूरत और सजीले चेहरे को देखकर सिद्धार्थ कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गया और उसके दिमाग में एक नाम कौंध गया। चाहे वो उसका व्यक्तित्व हो, उसका परिवार हो या उसकी खूबसूरती, वो सब कुछ टॉप पर था। वो स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी और हर लड़का उसे पसंद करता था।